सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए अमेरिका के 50% शुल्क के बीच राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक A.K. भट्टाचार्य। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुर्खियों में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिसने व्यापार जगत में हलचल मचा दी है। अमेरिका ने भारत से आने वाली कुछ चीजों पर 50% टैक्स लगाने की घोषणा की है। सुनने में यह चुनौती लग सकती है, लेकिन भारत कभी चुनौतियों से पीछे हटने वाला देश नहीं रहा है, बल्कि ऐसे मौकों पर हमारा देश ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बनकर दुनिया के सामने खड़ा होता है। प्रधानमंत्री ने आज गुजरात में एक सभा को संबोधित करते हुए देश को आश्वस्त किया। दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है, उसे हम भली भांति देख रहे हैं। मैं अहमदाबाद की इस धरती से अपने लघु उद्यमियों से कहूंगा, मेरे छोटे छोटे दुकानदार भाई बहनों से कहूंगा, मेरे किसान भाइयों से कहूंगा, मेरे पशुपालक भाई बहन से कहूंगा, और मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूं, मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार A.K. भट्टाचार्य। A.K. भी सुर्खियों में आपका स्वागत है। नमस्कार। A.K. भी, क्या आप हमारे श्रोताओं को सबसे पहले संक्षेप में ये बताना चाहेंगे कि अमेरिका द्वारा 50% शुल्क की पृष्ठभूमि क्या है, इसके प्रमुख कारण क्या है? देखिए, ये जो शुल्क लगाया गया है और लगाने जा रहे हैं अमेरिकन सरकार, वो सिर्फ भारत के ऊपर ही ये शुल्क नहीं लग रहा है, वो विश्व के जो अमेरिका के सारे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स जो हैं उनके ऊपर भी ये शुल्क लग रहा है, और विभिन्न देशों को विभिन्न दरें लगी हैं। उसका जो अगर आप कारण समझना चाहेंगे, वो ट्रंप साहब की राजनीति और अर्थनीति हमें दर्शाती है। पहली बात तो ये है कि वो समझते हैं कि अमेरिका की जो उदारवादी जो अर्थनीति है, उसका सारे विश्व, यूरोप, जापान, एशिया, सब देशों ने उसका फायदा उठाया है, और अमेरिकन जो मार्केट का पूरा एक फायदा लिया है, और अपनी देश की जो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ोतरी मिली है, वृद्धि मिली है, और इसीलिए उनका मानना ये है कि अब समय आ गया है कि इन देशों की अमेरिका में जो आमदनी होती है, उस आमदनी के ऊपर एक शुल्क लगाया जाए, जिससे कि अमेरिकन सरकार को वो शुल्क का जो रेवेन्यू जो है वो मिले, और जो दूसरे देश जो हैं उनकी जो शुल्क है वो नीचा कर दिया जाए। क्योंकि वो समझते हैं कि अमेरिकन जो निर्यात जो होती है उसके ऊपर विभिन्न देशों ने बहुत बड़ा शुल्क लगाया है, भारत ने भी शुल्क लगाया था। उससे वो समझते हैं कि जो ट्रेड जो है वो एक असंतुलित ट्रेड बन गई है। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं। पहले जो उन्होंने ऐलान किया था कि ये ट्रेड डेफिसिट को देखते हुए वो एक शुल्क लगाएंगे देशों के ऊपर। कई देशों के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया। भारत के साथ सबसे पहले एग्रीमेंट की बातचीत चालू हुई। भारत और अमेरिकन जो ब्यूरोक्रेट जो हैं, ट्रेड नेगोशिएटर्स जो हैं, उन्होंने कहा कि ये नेगोशिएट हो सकता है, पर दोनों जो ड्राफ्ट को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। उससे अब क्या हो रहा है कि पिछले महीने से हमें 25% का एक टैरिफ शुल्क लगाया गया है, और 27 अगस्त से और 25% का शुल्क लगेगा। और उसका कारण टैरिफ या ट्रेड डेफिसिट या खुले ट्रेड की बात नहीं है, उसमें है कि क्योंकि भारत रशिया से वो अपना क्रूड ऑयल इस्तेमाल करती हैं, जिससे कि प्रति बैरल सिर्फ $2 की नफा भारत के कंपनियों को मिलती है, और वो भी तेल जो विश्व के बहुत सारे देश, यूरोप के भी कई देश उसको लेते हैं। तो उसके बावजूद जो भारत जो है वो दूसरा ऐसा देश है जो ज्यादा तेल लेता है रशिया से। चाइना
सबसे ज्यादा तेल लेता है, उसके बाद भारत आता है, उसके बाद तुर्की आता है, पर उनके ऊपर कोई ऐसा कोई शुल्क नहीं लगा। तो मैं समझता हूँ कि जो शुल्क की जो राजनीति जो है ये दबाव बनाने के लिए है। ये बातचीत अभी भी चल रही है। अभी देखना ये है कि किस तरह से ये बातचीत को हम आगे बढ़ा सकें, और जो शुल्क जो है वो जिससे कि हमारे देश की अर्थनीति को कम से कम जो नुकसान पहुंचा सके, और हम अपनी अर्थनीति को किस तरह से और भी कॉम्पिटिटिव बना सके, वो हमें देखना पड़ेगा। तो ऐसे क्या लगता है कि जब अगर ये शुल्क 50% पर लग रहा है तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे देश के किन सेक्टर्स पे पड़ सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अमेरिका को हम क्या निर्यात करते हैं। हम काफी फूड प्रोडक्ट्स निर्यात करते हैं, मेनली जो मेरीन फूड्स हैं, जैसे श्रिम्प्स हुआ, सी फूड जो है वो काफी करते हैं उनका निर्यात। तो उसके ऊपर काफी धक्का पहुंचेगा। इंजीनियरिंग गुड्स हैं, उसमें भी धक्का पहुंचेगा। गारमेंट्स जो हैं, एपरल्स जो हैं, जो हम भेजते हैं बहुत सारे, तिरुपुर, कोयम्बटूर वहां से जो जाती है, उसके ऊपर धक्का पहुंचेगा। अभी तक जो डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो हैं, फार्मा गुड्स जो हैं, जैसे कि दवाइयां जो हम बेचते हैं, उनके ऊपर ये शुल्क अभी लागू नहीं हुआ है। पर जो लेटेस्ट जो एक ऐलान जो आया है, या आप थ्रेट कह सकते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी कोई डिजिटल लॉज या डिजिटल कानून लाए, कि जैसे कि भारत के पास एक डेटा लोकलाइजेशन का कानून होता है, या एक डिजिटल टैक्स का एक है, जो डिजिटल टैक्स को हमने काफी मॉडिफाई करके ऑलमोस्ट विड्रॉ कर लिया, पर तब भी एक थोड़ी बहुत डिजिटल कंपनीज के ऊपर टैक्स लगता है। तो वो उनको अगर अच्छा न लगे, तो शायद ये जो टैरिफ जो है, शुल्क जो है, ये और भी बढ़ सकती है। मानना यह है कि हमारे जो देश की जो जितनी निर्यात होती है, उसके काफी हद तक इसके ऊपर एक धक्का पहुंचेगा। पर हमें ये देखना है कि हम किस तरह और भी जो हमारी जो मार्केट्स जो हैं उसको डेवलप करें, और डोमेस्टिक डिमांड को जो निर्यात करते थे उसको हम किस तरह से वो मीट कर सकें। क्योंकि नौकरी का सवाल है, डोमेस्टिक इकोनॉमी का जो आधार जो है उसको हमें खराब नहीं होने देना। जी, मैं यही अभी अगला सवाल यही पूछना चाहता था कि क्या ये टैक्स जो टैरिफ लगा रहे हैं बढ़ा हुआ, इससे हमें अपने उद्योगों और उत्पादन को मजबूत करने का मौका मिलेगा लॉन्ग टर्म में? ये मुझे लगता है कि ये एक ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे 1991 में हमारे देश की एक आर्थिक जो क्राइसिस जो बनी थी, उसको हमने पूरी तरह से आर्थिक उदारीकरण या और सुधार करने से हमारी अर्थनीति को आगे ले जा सके। मैं समझता हूँ कि इस समय ये एक ऐसा मौका है कि हम किस तरह से हमारी जो इम्पोर्ट टैरिफ जो हैं उसको हम और भी रैशनलाइज कर दें, जिससे कि हमारी जो एमएसएमई सेक्टर की जो कंपनियां, जो 90% जो हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो एमएसएमई सेक्टर हैं, वो करीबन 40% देश की जो आर्थिक गतिविधियां जो होती हैं, जीडीपी का उनका शेयर है, उनकी जो इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, उनको हम किस तरह से कम दामों में उनको हासिल करवा सकें, उससे हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी और किस तरह से और भी कॉम्पिटिटिव बन सके, जिससे कि अमेरिका तो एक मार्केट है मानता हूं, पर उसके साथ साथ और भी हमारे मार्केट ऐसे हैं, जिससे साउथ ईस्ट एशिया का मार्केट है, वो देखना पड़ेगा हमें किस तरह से हम वहां पे हम निर्यात ज्यादा कर सकें। दूसरी बात यह है कि हम किस तरह से, जैसे हमने यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के साथ हमने जो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हमने की, उसको हम कैसे यूरोपियन यूनियन के साथ भी वैसे चुक्ति करें, जहां पे हमारी देश की जो निर्यात किस तरह से और भी बढ़ोतरी मिले, उसको हमने काफी देखा। तो हमें इंटरनेशनल ट्रेड फ्रेमवर्क के साथ कैसे जुड़ना चाहिए, किस तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन में जुड़ना चाहिए, उसके लिए इम्पोर्ट टैरिफ रैशनलाइजेशन कैसे हम कर सकें, ये एक बहुत बड़ा एक मौका है। और मैं मानता हूं कि हमारे देश के अंदर उसी चीजों की अब जिक्र की जा रही है, और प्रधानमंत्री और बहुत सारे हमारे जो राजनीतिक जो नेतागण हैं वो भी इसकी बात बोल रहे हैं कि किस तरह से आर्थिक उदारीकरण और आर्थिक संस्कार किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। जी, मैं इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं कि क्या मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, ये जो दो बातें, दो नारे, दो अभियान हमारे पहले से हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या ये बिल्कुल सही मौका है? बिल्कुल सही मौका है। मैं समझता हूँ ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता हमें आर्थिक उदारीकरण की तरफ ले जाना चाहिए, जिससे कि हमारी जो गुणवत्ता और हमारी जो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट जो है वो आ सके, जिससे कि हम विश्व में एक रिलायबल लो कॉस्ट सप्लायर की तरह एक उभर के आ सकें। वो हमें देखना पड़ेगा।
ये बहुत बड़ा एक अच्छा मौका है। ग्लोबल स्टैंडर्ड तो हमें बनाए रखना पड़ेगा। जी, तो क्या आपकी राय में अब भारत को नए बाजारों की तलाश करनी चाहिए? एकदम सही कहा आपने। जैसे कि इसी वक्त अगर हम देखें, आसियान कंट्रीज के साथ हमारी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, उसका एक समीक्षा की जा रही है, उसका रिव्यू किया जा रहा है, जिससे कि हम किस तरह से रूल्स ऑफ ओरिजिन को और भी मॉडिफाई करके भारत और आसियान कंट्रीज, जिसमें 10 देशों का एक साझेदारी है, उसको हम और भी सुदृढ़ कर सकें, इसकी बात चल रही है। मेरा मानना यह है कि ऐसे एग्रीमेंट्स को हमें और भी आगे बढ़ाना है। यूरोपियन यूनियन के साथ जो बात चल रही है उसको जल्द से जल्द हमें उसका कंप्लीशन करना है। यूके का जो एग्रीमेंट जो हुआ है उसको हमने साइन तो कर दिया है, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन का जो टाइमलाइन जो है उसको पूरी तरह से उसको हमें आगे ले जाना है। ये जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, सप्लाई चेन के साथ जुड़े रहने का जो एक मैं मानता हूं कर्तव्य है, उससे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। उसके साथ साथ जो देश की जो बुनियादी जो सेक्टर्स जो हैं, जैसे कि जमीन की बात हुई या लेबर रिफॉर्म्स की बात हुई या कैपिटल अवेलेबिलिटी की जो बात हुई, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसको हम किस तरह से कम कर सकें, उसके ऊपर भी काफी जोर देना है। लेबर रिफॉर्म्स को देखना है, जो एग्रीकल्चरल लॉज जो हैं हमारे, उसको फिर से देखना पड़ेगा। ये एक ऐसा मौका है जहां हम आर्थिक उदारीकरण को फिर से आगे बढ़ा सकें। जी, आपने पहले एमएसएमई की बात की थी, मैं उसके साथ और जोड़ता हूं छोटे किसानों को भी, कि जो नए हालात अभी उभर के आ रहे हैं उन पर इन टैरिफ्स का क्या असर पड़ सकता है, और अगर हम नए बाजार तलाशें और अगर हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं या दूसरे चैनल्स ढूंढने की बात कर रहे हैं, तो क्या उनको कुछ नए लाभ मिल सकते हैं? एक तो पहली बात है कि हमारे जो एमएसएमई सेक्टर है उनका जो हमारी जो निर्यात जो करते हैं उसमें अच्छा एक शेयर है। करीबन 35 से 40% का जो शेयर जो है पूरी जो हम निर्यात में उनका एमएसएमई सेक्टर का है। पर उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि ये एमएसएमई सेक्टर जो अमेरिका हमारा सबसे बड़ा एक पार्टनर है, ट्रेडिंग पार्टनर है, पर इस ट्रेडिंग पार्टनर को इस शुल्क से तो काफी धक्का तो पहुंचेगा, पर ये एक ऐसा एक टाइम है जहां हमें ये एमएसएमई सेक्टर को थोड़ी बहुत मदद और थोड़ी बहुत गाइडेंस से, सलाह से इनको और नए मार्केट को हमें ढूंढना पड़ेगा, इनको हेल्प करना पड़ेगा। किस तरह से साउथ ईस्ट एशियन मार्केट या एशियन मार्केट में इनकी जो अल्टरनेटिव जो अपॉर्चुनिटीज जो हैं उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसी तरह से हम इस धक्के को हम ठीक तरह से संभाल सकेंगे। जी, और क्या ये कदम हमारे स्टार्टअप्स काफी चर्चा में रहते हैं हमेशा, और फिर जो घरेलू निवेशक हैं उनके लिए कुछ नए अवसर पैदा हो सकते हैं? देखिए, ये तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक ऑनगोइंग एक्सरसाइज है। जरूर ये जो ट्रम्प साहब का जो शुल्क बढ़ाने का जो एक धक्का जो है उससे हमें शायद दूसरे मार्केट को ढूंढना, और ये मत भूलिए कि भारत भी एक अंदरूनी एक मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट जो है बहुत बड़ा मार्केट है। हमारी जो अर्थनीति की जो डोमेस्टिक डिमांड है वो भी काफी अच्छी डिमांड है, तो उसको भी हम पूरी तरह से अच्छी तरह से तो डिमांड को हम किस तरह से पूर्ति करें, मैं समझता हूँ एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो श्रोताओं, जैसा कि अभी ए.के. भट्टाचार्य साहब ने कहा, चुनौतियां चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, भारत के पास उन्हें अवसर में बदलने का हौसला और ताकत दोनों है। अगर सरकार, उद्योग और जनता एकजुट होकर कदम बढ़ाए तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। भारत और भी मजबूत होकर विश्व मंच पर चमकेगा। ए.के. भट्टाचार्य, अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे अमेरिका के 50% शुल्क के बीच राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक ए.के. भट्टाचार्य। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में